दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो ठोस ज्यामिति से रिलेटेड है, जो कि हमारे ITI के फर्स्ट ईयर के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन के सब्जेक्ट के अंदर आता है। और ये चैप्टर जो है सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे इस वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ठोस ज्यामिति, इसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न आकृतियों जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, वृत्त आदि के क्षेत्रफल व परिमाप तथा ठोस आकृतियों जैसे कि प्रिज्म, पिरामिड, गोलाकार वस्तु का आयतन व भार ज्ञात किया जाता हो, उसे ठोस ज्यामिति कहते हैं। इस अध्याय में ज्यामितीय आकार वाले वस्तु को बनाने में लगने वाले सामान की मात्रा और उस पर होने वाले व्यय का अनुमान यानी कि एस्टिमेट तैयार करने की विधि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अध्याय में काम आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें पहला है परिमाप, जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। समतल सतह पर बनी आकृति की सभी बाहरी भुजाओं का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर जो समतल सतह पर जो आकृति बनती है, जैसे हमारा आयत होता है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, उनकी जो भुजाएं, बाहरी भुजाएं होती हैं, उन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो हमारा परिमाप कहलाता है। वृत्त के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। परिमाप की इकाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट व इंच होती है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, समतल सतह पर बनी आकृतियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी इकाई वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इंच इत्यादि होती है। क्योंकि नोट, क्षेत्रफल में लंबाई की दो भुजाओं का गुणा होता है, जैसे कि लंबाई सेंटीमीटर में और चौड़ाई सेंटीमीटर में, तथा लंबाई सेंटीमीटर और ऊंचाई सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई हमारी वर्ग में आती है। क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण, ये हमारे बहुत सारे काम आए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर कुछ इकाइयाँ ऐसी आती हैं जिनकी हमकी वैल्यूज़ नहीं पता होती है, तो हमको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके अंदर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 डेका एयर, 1 डेका एयर बराबर होता है 10 एयर, 1 एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर बराबर 119.6 वर्ग गज, क्योंकि गज हमारा छोटा होता है, मीटर हमारा बड़ा होता है। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर, क्योंकि हमारा 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसी तरह 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर होता है। इसी प्रकार 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर या 2.4711 एकड़। 1 वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फुट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 गज बराबर 3 फुट होता है, इसलिए इसका वर्ग करेंगे तो ये 9 वर्ग फुट हो जाएगा। यह होता है 0.83613 वर्ग मीटर। इसी प्रकार 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10.365 वर्ग फुट, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है, तो उसका वर्ग करेंगे तो वो 10.765 वर्ग फुट आएगा। या हमारे पास 1.196 वर्ग गज भी होता है, जो कि 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.8361 वर्ग मीटर। 1 वर्ग फुट बराबर होता है 0.0926 वर्ग मीटर बराबर 144 वर्ग इंच होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, जब उसका वर्ग करेंगे तो वो 144 वर्ग इंच आएगा। इसी प्रकार 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर हम कौन सी आकृति के अंदर कितनी भुजा होती हैं, यानी कि पंचभुज जिसको कि हम पेंटागन कहते हैं, उसके अंदर 5 भुजाएं होती हैं। षटभुज के अंदर जिसको हेक्सागन कहते हैं उसमें 6 भुजाएं होती हैं। हेप्टागन 7 भुजाएं होती हैं। ऑक्टागन 8 भुजाएं होती हैं। नैनागन के अंदर 9 भुजाएं होती हैं। डेकागन में 10 भुजाएं और वन डेकागन में 11 भुजाएं और ड्यूडेकागन के अंदर 12 भुजाएं होती हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 2n-4 गुणा 90 डिग्री होता है, जहां पर n भुजाओं की संख्या होती है, और बाह्य कोणों का योग जो हमेशा 360 के बराबर होता है, क्योंकि बाह्य कोणों का योग तो 360 होता है, लेकिन अंदर के कोणों का योग जो है संख्या पर आधारित होता है। जितनी भुजाएं होती हैं उतना ही उसके अंदर आंतरिक कोण का मान बढ़ता चला जाता है।
समतल आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसके अंदर पहला हम ले रहे हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कई आकृतियों में होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज इत्यादि। दिए गए चित्र में ए बी व सी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं तथा ए बी सी ही त्रिभुज के 3 कोण ए, कोण बी, कोण सी कहलाते हैं। इन्हें कोण बी ए सी जिसके अंदर बीच वाला जो शब्द होता है वही उसका कोण कहलाता है। तो यहाँ पर बी ए सी के अंदर ए कोण हो गया, ए बी सी के अंदर बी कोण हो जाएगा और बी सी ए के अंदर सी कोण हो जाएगा के रूप में भी लिखा जा सकता है। कोण ए बी सी में बीच का शब्द बी ही कोण बी होता है। त्रिभुज के चित्र के अनुसार शीर्ष बिंदु ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहलाती है, यानी कि ए बिंदु के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहलाती है। बी बिंदु के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी कहलाती है। तो यहाँ पर ये ए बिंदु के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी कहलाती है। त्रिभुज के गुण। पहला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि भुजा ए और बी को अगर जोड़ दें तो वो सी से अधिक होगी। इसी तरह अगर भुजा और बी सी को जोड़ देंगे वो तो ए से अधिक होगी और भुजा सी ए को जोड़ देंगे तो वो बी से अधिक होती है। यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ठीक से एग्जैक्टली ढक लेता है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप यानी कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ए बी सी है, अगर इसको इसके ऊपर रखें और ये एक दूसरे को ढक ले तो ये दोनों जो त्रिभुज है वो एक समान होंगे। यदि 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुज के कोई 2 भुजा और उनके बीच का कोण एक दूसरे त्रिभुज के बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के अनुरूप यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब जो भुजा को मध्य से काटते हैं को आपस में मिलाने पर मिलने वाला बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को मिलाता हुआ बनने वाला परिवृत्त का केंद्र बिंदु होता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज के लंब, ये भुजा जो है इसके ऊपर जो लंब खींचेंगे, इस भुजा पे जो लंब खींचेंगे और इस भुजा पे जो लंब खींचेंगे, जहाँ पे मिलेगा इस बिंदु से इनके जो शीर्ष बिंदु से जो गोला बनाएंगे वो हमारा जो परिवृत्त कहलाता है, जो कि बाहर बनता है। इसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों के मध्य रेखा का त्रिभुज के अंदर मिलाने वाली बिंदु त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र बिंदु होता है। जैसे यहाँ पे हमारे ये जो कोण है इनको आधा करके यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे इन तीनों कोणों को, तो ये जो बिंदु आएगा इससे जो हमारा जो वृत्त बनेगा वो अंदर का गोला अंतःवृत्त कहलाता है। यहाँ पर हमने कोणों को समद्विभाजित किया है और इसके अंदर हमने भुजाओं के ऊपर लंब खींचा है, दोनों में अंतर होता है ये। इसके बाद है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। उसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो है वो हमेशा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ एक ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसके अंदर ये कोण हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के साथ वाली भुजा हमारी आधार भी हो सकती है और लंब भी हो सकती है। तो ये इस समय आधार है और ये इस समय लंब है। और इस कर्ण का स्क्वायर जो है इस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा एक सूत्र भी होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि हमारी जो समतल आकृति है इसकी तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो वो उसका परिमाप कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा परिमाप कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार इंटू
लंब या ऊंचाई। तो यहाँ पर ये आधार है और ये लंब है, तो 1/2 करके आधार को जब लंब से गुणा करेंगे तो हमारा जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस चित्र के अनुसार 1/2 गुणा BC गुणा AB। तो BC हमारा लंब होगा और AB हमारा BC हमारा आधार होगा और AB हमारा लंब होगा। तब जब इनको 1/2 से गुणा करते हैं तो हमारा वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये दो भुजाएं हमारी बराबर हैं और ये भुजा हमारी अलग है। तो दो समान भुजाओं से बना जो त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। चित्र के अनुसार भुजा AB और AC, चित्र के अनुसार भुजा AB और AC बराबर हैं, इसलिए AB बराबर AC बराबर B और भुजा BC पर लंब है। AD जो भुजा है वो BC के ऊपर लंब है, जो लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री के कोण बनाते हुए। तो AD भुजा BC पर लंब है तथा लंब भुजा BC को मध्य पर काटती है, यानी कि ये जो लंब होती है वो हमारे BC को लंब बीच में से काटती है। अतः BC बराबर A अगर हम मानते हैं, ये BC बराबर हम अगर A मानते हैं तो DC बराबर हमारा 1/2 A/2 हो जाएगा, A/2। और लंब हमारा AD बराबर अगर हम इसको H मान लें, ये हाइट मान लें, तो हमारे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 आधार हमारा है A, ये हमारा BC हमारा आधार है और ऊंचाई हमारी H है, जो कि हमने ये लंब से खींच के बनाई है। अब यहाँ H की वैल्यू निकालने के लिए हम AD और C त्रिभुज AD और C त्रिभुज लेंगे, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। उसके अंदर ये हमारा कर्ण कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा और ये हमारा लंब कहलाएगा। उस कंडीशन में जो हम अगर H का मान निकाल रहे हैं तो उससे पहले 20 जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो त्रिभुज ADC में AD लंब ऊंचाई है तथा इसका मान पाइथागोरस नियम के अनुसार निकाला जा सकता है। तो वो कैसे निकलेगा कि अतः त्रिभुज ADC में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है हमारा B स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है हमारा लंब का स्क्वायर है H स्क्वायर और आधार है हमारा A/2, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये लंब का स्क्वायर H स्क्वायर और आधार हमारा A/2 का स्क्वायर होगा, तो A/2 का स्क्वायर। तो उस कंडीशन में H का मान निकालने के लिए हम इस H को इधर ले जाएंगे और B को इधर ले जाएंगे, या हम H का मान निकालने की A/2 का मान इधर ले जाएंगे जो माइनस हो जाएगा। इसलिए ये H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। जब A/2 का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये A स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। और जब इसको हम यहाँ 1 और 4 में एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये 4 आएगा। 4 होने से ये 4 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 का यहाँ 20 स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 20 स्क्वायर आएगा। और यहाँ 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को A स्क्वायर से गुणा करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, यानी कि H स्क्वायर बराबर होगा हमारा 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ H का मान निकालने के लिए इस स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये H के बराबर वाली जो संख्या हमारी वो रूट में चली जाएगी। इसमें हम ये ये जो 4 है 1/4 इसको बाहर निकाल सकते हैं 1/2 के रूप में। तो हमारा H आ जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इस H का जो मान है, ये जो हमारी जो ऊंचाई है, इसका मान जब हम यहाँ इस वाले सूत्र में 1/2 गुणा A इंटू H की जगह रखेंगे, उस कंडीशन में 1/2 गुणा A गुणा 1/2 और 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जो कि हमारा ये H का वैल्यू है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा ये, और ये A, तो यानी कि A/4 और रूट 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो A/4 रूट 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, हम जानते हैं कि परिमाप जो हमारी समतल आकृति होती है उसकी सभी बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, वो B हैं, और एक भुजा हमारी A है। तो हमारा जो परिमाप होगा वो A प्लस B यानी कि A प्लस 2B के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे AB, BC और CA जो है तीनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ पे भी हम इस BC भुजा के मध्य से एक लंब खींचते हैं जो बिंदु A तक जाएगा, और ये हमारा ये H कहलाएगा और ये दूरी हमारी A/2 हो जाएगी। ये हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए करना पड़ता है।
यहाँ पर समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। चित्र के अनुसार भुजा ए बी बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी बराबर हैं तथा भुजा ए डी, यानी कि भुजा हमारी जो ए डी है, ये ए डी भुजा बी सी पर लंब है। लंब भुजा बी सी को मध्य बिंदु डी पर काटती है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भुजा ए बराबर बी बराबर सी होगी और कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री होंगे। अतः भुजा बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी बराबर ए और डी सी बराबर ये ए बाई 2 हो जाएगा और ए डी बराबर हमारे यहाँ पे एच होगा। तो अतः क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमारा यहाँ ए हो जाएगा और ऊंचाई हमारे को एच जो है निकालनी पड़ेगी, वो इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकाला जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज एडीसी के अनुसार भुजा एडी लंब है, इसका मान पाइथागोरस नियम के अनुसार निकाला जा सकता है। त्रिभुज एडीसी से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का स्क्वायर बराबर, या ये वाली संख्या हमारी इधर चली जाएगी तो हम एच स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो जब इसको इधर ए बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर आएगी। जब ए बाई 2 का स्क्वायर को खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 या एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पर एच की वैल्यू निकालने के लिए 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो ये 3 ए स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बटे 4 आएगा। तो एच का मान निकालने के लिए जब ये स्क्वायर की संख्या इधर जाएगी तो ये रूट में जाएगी, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4 और 3/4 में 4 जो है होल वर्ग होता है, इसका वर्ग पूर्ण संख्या निकलता है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 3 ए स्क्वायर, या इसको हम ए बाई 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ए भी बाहर निकल जाएगा। ए स्क्वायर के बाहर निकलने पर ये ए बाहर रह जाएगा, a/2 रूट 3। अब ये जो हमारी h की जो वैल्यू है उसको हम जो है इस वाले सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में h की वैल्यू की जगह रखेंगे यहाँ पे। तो 1/2 इंटू ए बाई 2 इंटू रूट 3, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर बटे 4 रूट 3। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ये हमारे एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। और किस तरह से निकाला जाए ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है और सभी भुजाएं हमारी ए जो है बराबर है, इसलिए इसका जो परिमाप 3a के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चित्र है वो है विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अतः सभी भुजाओं के बीच के कोण असमान होते हैं। इस त्रिभुज को अनियमित त्रिभुज या इर्रेगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। माना विषमबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं हमारी ए बी व सी हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्र है क्षेत्रफल वो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा, जहां एस की वैल्यू वो है तीनों भुजाओं का, यानी कि ये परिमाप के बराबर हो गया, परिमाप बटे 2। यहाँ एस जो है त्रिभुज के अर्ध परिमाप कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यह सिंपल सूत्र है। अगर किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना नहीं आ रहा है तो आप इस सूत्र से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अंदर पहले आप एस निकालेंगे, एस का मान हमारी तीनों भुजाओं के योग के अंदर 2 का भाग देने से निकलेगा और यहाँ पर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से इसकी वैल्यू, इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसके बाद समतल आकृतियों में अगला आता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज कई आकृतियों में होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु चतुर्भुज इत्यादि। इसके अंदर पहला है आयत रेक्टेंगल।
चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। ये जो हमारे आयत होता है इसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, चारों कोण का मान 90 डिग्री हो तथा दोनों विकर्ण समान हो तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल बनता है एनसीवीटी के एग्जाम के लिए कि आयत की विशेषताएं बताइए। उसके अंदर आपको 3 या 4 कंडीशन दे सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री को हो, दोनों विकर्ण बराबर हो और चौथा हो सकता है ये सभी। तो उसके अंदर उत्तर हमारा हो जाएगा ये सभी। तो इसलिए इस जो परिभाषा है इसमें से भी हमारे सवाल निकलते हैं। माना आयत की लंबाई की भुजा ए है और चौड़ाई की भुजा हमारी बी है, तो क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई ए गुणा बी। परिमाप हम जानते हैं कि किसी भी समतल आकृति की सभी बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर 2 हमारी लंबाई है और 2 हमारी चौड़ाई है, तो इनको जोड़ेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2a प्लस b हो जाएगा। और विकर्ण का मान निकालेंगे तो चूंकि ये एक विकर्ण हमारा ये आयत के अंदर ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। उस कंडीशन में विकर्ण का स्क्वायर जो है वो लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और विकर्ण बराबर हो जाएगा ये जब पावर 2 हटेगी यहाँ से इधर जाएगी, पक्षांतर होगी तो ये रूट के अंदर चली जाएगी। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगली जो समतल आकृति है वो है वर्ग। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा वह कौन सी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और 4 भुजा का होता है तो वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो जो हमारा वर्ग होता है उसके जो चारों कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं तथा दोनों विकर्ण भी समान होते हैं, वर्ग कहलाती है। तो हमारी जो वर्ग की विशेषताएं हो गई, चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण बराबर होंगे और दोनों विकर्ण बराबर होंगी, तो उसको हम वर्ग कहेंगे। तो ये हमारा एक निम्न का क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके अंदर एक सवाल ये हो सकता है कि क्या हम आयत को वर्ग कह सकते हैं या वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो हम वर्ग को तो आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि आयत के अंदर जो भुजाएं होती है वो वर्ग की जैसे चारों भुजाएं समान नहीं होती। उसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती है लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं होने की वजह से वो आयत कहलाता है। और वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री के कोण बराबर होते हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसलिए वो वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा इंटू भुजा, यानी कि a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल जो है वो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी होता है। तो ये हमको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर इसमें से हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल जरूर आता है और ये चैप्टर जो हमारा बड़ा भी बहुत है, इसलिए एक एक चित्र के साथ उसके सूत्रों को याद करते चले जाओगे तो आपको जो है एग्जाम में सवाल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद है वर्ग का परिमाप। जैसा हम जानते हैं परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं का सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो यहाँ चारों भुजाओं का जो योग है वो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4a के बराबर होगा। और वर्ग का जो विकर्ण है वो हमारे समकोण त्रिभुज होने की वजह से विकर्ण बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार भी हमारा a है और लंब भी हमारा a है, तो ये a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर हमारा रूट 2a स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल हमारा a स्क्वायर है तो इसमें से a को बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर से हमारा ये रूट कट जाएगा, तो a संख्या हमारी a बाहर आ जाएगी और यहाँ अंदर रूट 2 रह जाएगा। तो इसको हम भुजा इंटू रूट 2 भी कह सकते हैं, जो विकर्ण के मान के बराबर होगा। अगली आकृति है समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इस आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होगा। माना समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा ए ये हमारी आधार कहलाए और ऊंचाई h, ये हम इसको h मान लें, तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार इंटू ऊंचाई a इंटू h हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अगर ये a है तो ये भी a होगी, इसी तरह अगर ये b है तो ये भी b होगी, 2a और 2b हो जाएंगी। तो 2a प्लस b या 2a प्लस 2b इसको लिख सकते हैं।
समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम जो है हमारे पास ये दो त्रिभुज से ये समानांतर चतुर्भुज बना है, तो अगर हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसको 2 बार गुणा कर दें तो हमारे पास टोटल ये है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो एक विषमबाहु त्रिभुज जो है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो एस अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और उसमें एस माइनस सी होता है, जो हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पर ए बी और सी भुजाएं हैं, इसमें ए ये भुजा है, ये बी भुजा और ये हमारा विकर्ण जो सी हो जाएगा। तो इसमें एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे और उस कंडीशन में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ये जो डबल जो तिरछी लाइन है ये चिन्ह ये दर्शा रही है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको दिखाई दे जिसके अंदर ये दो डबल लाइनें यहाँ दिख रही हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर और समानांतर है। इसी तरह अगर ये 3 भुजा और ये 3 लाइनें और ये 3 लाइनें, तो इसका मतलब ये है कि ये भुजा और ये भुजा हमारी समानांतर भी है और बराबर भी है। इसके बाद अगला है समचतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो परंतु चारों कोण समान नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में उस चतुर्भुज को हम रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं। इस आकृति के दोनों विकर्ण समान नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या है कि चारों भुजाएं हमारी बराबर तो है लेकिन कोण हमारे चारों बराबर नहीं है। अगर ये चारों कोण बराबर हो जाते तो ये वर्ग हो जाता, लेकिन ये वर्ग नहीं है, कोण बराबर नहीं है। इसमें ये भुजा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और इसके अंदर जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो भी विकर्ण की सहायता से निकाला जाएगा। तो हमारे पास एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 d1 इंटू d2 के बराबर होगा। समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4 भुजाएं हमारी जो बराबर हैं वो 4a के बराबर हमारा परिमाप हो जाएगा। इसके बाद अगली जो आकृति है वो है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजम। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सिर्फ 2 असमान भुजाएं समानांतर हो, यानी कि ये हमारी एक भुजा ये है और एक भुजा है, ये पैरेलल हैं, बराबर नहीं है लेकिन पैरेलल हैं, उस कंडीशन में इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। माना समलंब चतुर्भुज की भुजा ए और बी, ये भुजा ए हो गई और ये भुजा बी हो गई और हाइट हमारे पास h दे रखी हो, उस कंडीशन में समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समानांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा इसके अंदर ऊंचाई होगा। तो a प्लस बी बाई 2 इंटू h इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो चारों भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है विषमबाहु चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं असमान हो विषमबाहु चतुर्भुज कहलाता है। अतः विषमबाहु चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालेंगे, उसमें 1/2 गुणा विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो यहाँ पर हमारा ये जो विषमबाहु चतुर्भुज है इसके अंदर ये हमारा एक विकर्ण है और इस विकर्ण के ऊपर इन 2 बिंदुओं से 2 लंब डल रहे हैं। इन दोनों के लंबों की लंबाई हम निकाल लेंगे और विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे और हम यहाँ पे रखेंगे 1/2 गुणा सी, यहाँ पे ये बड़ा वाला लंब विकर्ण है और L1 और L2 हमारा जो है इस पे डाले गए लंब है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा सी गुणा L1 प्लस L2। तो यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में आपको समतल सतह पर बनी जो आकृतियाँ होती हैं उनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में समझाने का प्रयास किया, जिसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं और उस फार्मूला में से भी और कुछ और निकालनी होती तो वो मैंने आपको निकाल के दिखाई। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय पे मिलें, उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे, जिससे कि आप ITI का समस्त कोर्स जो है मैं कैलकुलेशन और ड्राइंग का इन वीडियो पे बना कर डालूंगा। इससे पहले की जो मेरे वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, जो मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीक वाइज बना रहा हूँ, क्योंकि हमने जो वीक वाइज हमारा जो 52 वीक का जो कोर्स होता है उसको समराइज करके उसको ब्रेकअप ऑफ सिलेबस में 40 वीक में कर दिया और उन 40 वीक के हिसाब से मैं इनके जो वीडियो बना रहा हूँ आपको वीक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा कोर्स है तैयार इन वीडियो में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।